हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं NTUGC नेट पेपर वन से हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय स्थित है। ये क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय स्थित है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ABCD में से क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय स्थित है, तो आंसर दें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 वह देखिए अजमेर में भी है, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर, चारों में हमारे क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय स्थित है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971, 1972, 1973, 1974। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सन 1972 को ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की क्षेत्रीय समितियां हैं। पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल, उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर, दक्षिण क्षेत्रीय समिति बेंगलोर। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की क्षेत्रीय समितियां हैं, तो सही आंसर क्या होगा? अपना आंसर दें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की क्षेत्रीय समितियां हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी में है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर है, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल, उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर और दक्षिण क्षेत्रीय समिति बेंगलोर, ये चारों ही हमारे सही हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की क्षेत्रीय समितियां जो हैं ये चारों ही हैं, 1 2 3 4। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा दूरवर्ती शिक्षा की प्रमुख अवधारणा है। दूरवर्ती शिक्षा की प्रमुख अवधारणा है, दूरवर्ती शिक्षा एक साधारण शिक्षक को भी उत्तम रूप में प्रस्तुत करती है। बी, दूरवर्ती शिक्षा में रेडियो एवं दूरदर्शन की सक्रिय भूमिका है। ऑप्शन नंबर सी, दूरवर्ती शिक्षा स्वगति से अधिगम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या हुआ? आंसर दें। दूरवर्ती शिक्षा की प्रमुख अवधारणा क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए उपरोक्त में सभी है हमारी। ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, दूरवर्ती शिक्षा एक साधारण शिक्षक को भी उत्तम रूप में प्रस्तुत करती है। दूरवर्ती शिक्षा में रेडियो एवं दूरदर्शन की सक्रिय भूमिका है। दूरवर्ती शिक्षा स्वगति से अधिगम पर आधारित है। ये तीनों ही हमारे उपरोक्त कथन सही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, दूरवर्ती शिक्षा की निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है। देखिए जो विशेषता नहीं है हमें बतानी है जो दूरवर्ती शिक्षा की है। संप्रेषण माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग, औपचारिक शिक्षा पद्धति, साक्षरता का द्रुत गति से प्रचार प्रसार, मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना में सहयोग। तो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा? देखिए दूरवर्ती शिक्षा की निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है, हमें वो बतानी है कौन सी विशेषता नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा पद्धति ये हमारी दूरवर्ती शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा दूरवर्ती शिक्षा है। देखिए दूरवर्ती शिक्षा क्या है? दूरवर्ती शिक्षा एक प्रणाली विश्लेषण उपागम का अनुगमन है, गुणात्मक अनुदेशन प्रक्रिया का विस्तार है, अपारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया है, यह उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। दूरवर्ती शिक्षा है, दूरवर्ती एक शिक्षा क्या है?
तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी हैं। देखिए दूरवर्ती शिक्षा जो है हमारी प्रणाली विश्लेषण उपगम उपागम का अनुगम है, गुणात्मक अनुदेशन प्रक्रिया का विस्तार है, अपारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में सभी हैं हमारी दूरवर्ती शिक्षा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? यूजीसी, सहायता अनुदान प्रणाली, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, सहायता अनुदान प्रणाली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा की सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की निम्नलिखित में से प्रमुखतः क्या भूमिका है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की निम्नलिखित में से प्रमुखतः क्या भूमिका है? देश में अधिकतम शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना, शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा उनकी निगरानी करना, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी? तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की निम्नलिखित में से प्रमुखतः क्या भूमिका है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा उनकी निगरानी करना, ये हमारी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की प्रमुख भूमिका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे कूट भाषा से है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की प्रमुख उपलब्धियां एवं उनके वर्ष क्रमशः सूची 1 सूची 2 में दिए गए हैं। तो निम्नलिखित दोनों सूचियों के मध्य उचित मेल स्थापित कीजिएगा। ये एक तरफ हमारी सूची 1 है और दूसरी तरफ हमारी सूची 2 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कब आई थी? तो आंसर क्या होगा हमारा, दीजिएगा आप भी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1986 में आई थी पहली। ठीक है, उसके पश्चात हमारी कार्य योजना हमारी सन 1992 में, और नई शिक्षा नीति एवं कार्य योजना 1986 ईस्वी में। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 1, 3। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सन 1986 में आई थी। ठीक है, कार्य योजना हमारी सन 1992 में, नई शिक्षा नीति एवं कार्य योजना हमारी 1986 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 1, 3। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, उच्च शिक्षा में व्यावसायीकरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। उच्च शिक्षा में व्यावसायीकरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है उच्च प्रास्नातक कक्षा में प्रवेशार्थी छात्रों की बाढ़ को रोकना, भारत सरकार के द्वारा अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न करने की समस्या से स्वयं को बचाना, उच्च प्रास्नातक कक्षाओं में प्रवेशार्थी छात्रों की बाढ़ को रोकना, ये उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। उच्च शिक्षा में व्यावसायिकरण शिक्षा को प्रमुख उद्देश्य है कि उच्च प्रास्नातक कक्षाओं में प्रवेशार्थी को छात्रों की भीड़ को रोकना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च शिक्षा में व्यावसायिकरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है उच्च प्रास्नातक कक्षाओं में प्रवेशार्थी छात्रों की बाढ़ को रोकना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा